नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ में पॉलिटी के कुछ पेचीदा टॉपिक्स कवर कर रहे हो और आज जो मैं मुद्दा लेकर के आया हूं वो काफ़ी भावुक मुद्दा है। इस मुद्दे पर तलवारें जो इसको सपोर्ट करते हैं और जो इसको अपोज करते हैं उन पर खिंच जाती हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा है, और अगर अच्छा बुरा दोनों है तो क्या इसके अंदर में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरक्षण की, यानी कि रिजर्वेशन की। इसके सारे पहलू हम लोग इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंडल कमीशन के बारे में डिटेल में सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो हमारे अनअकैडमी के यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल्स पर देखिएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेल आइकन पर अगर आप लोग क्लिक करें तो आपको वहाँ से भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक हमने डाल के रखी हुई है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है वर्ण सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में रिजर्वेशन क्या है एग्जैक्टली, क्या रिजर्वेशन का इतिहास रहा है, किस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है अपने कंट्री में। इसी के अलावा रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में दो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दो रिजर्वेशन किस तरीके के होते हैं, हमारे संविधान में क्या इसके प्रावधान हैं, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और इस सिस्टम में अगर कोई सजेशंस हम दे सकते हैं तो वो ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोगों के ऐसे ही ऑसम कंटेंट आपको समय पर मिलते जाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडियन वर्ण सिस्टम की। तो हम लोग वैदिक पीरियड से ही देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 4 वर्ण की जो है प्रथा चलते आ रही है: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। अब ब्राह्मण वर्ण जो है उन्होंने हमेशा से ही शिक्षा का जो मेजर काम है, पूजा पाठ का जो मेजर काम है वो संभाल के रखा हुआ था। क्षत्रिय वर्ण जो है, सो देवर रूलर्स एंड देवर ऑल्सो फाइटर्स। वैश्य वर्ण जो है उन्होंने बिजनेस एंड ट्रेड और ये सब संभाल करके रखा हुआ था। और शूद्र वर्ण जो हुआ करता था वो सर्विस क्लास बेसिकली हुआ करता था, जो सर्विसेज जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड किया करते थे। ये वर्ण सिस्टम जो है वो काफ़ी मोबाइल हुआ करता था, यानी कि आप ब्राह्मण हो तो आप क्षत्रिय भी बन सकते हो, या फिर अगर आप वैश्य हो या वैश्य कुल में जन्म में हो तो भी आप ब्राह्मण बन सकते हो। डिपेंड करता था कि आप कौन सा प्रोफेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर ये सारा का सारा सिस्टम बना हुआ था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक अच्छा सिस्टम हम लेकर के आते हैं लेकिन उसमें गड़बड़ियाँ आने ही लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक राजनेता का बेटा चाहेगा कि वो वापस से राजनेता ही बने, या एक अभिनेता का बेटा या बेटी चाहेगी कि वो हमेशा वापस से अभिनेत्री या अभिनेता ही बने। तो इसी तरीके से धीरे धीरे अगर सिस्टम को तो बनाया गया था लेकिन उसके अंदर में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और वो जो मोबाइल सिस्टम हुआ करता था, जो ट्रांसफ़र जिसमें लोगों का पॉसिबल हुआ करता था, वो पूरा का पूरा स्टैटिक बन गया और लोग जो है वो ऊपर से नीचे मोबाइल नहीं हो पाए। इसलिए सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ हो गया, और फ्रीज़ होने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि इनमें से भी कुछ जो लोग हुआ करते थे जो खास करके जो मरे हुए पशु हैं उनको फेंकने का काम है, या फिर जो विष्ठा है उसको जो फेंकने का काम करते थे, तो उनके साथ में अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया, और वो एक अवर्ण यानी कि 5th वर्ण भी कहलाने लगे, और वहाँ से है जो है वो दलित वर्ण जो है जन्म लेता है। इन्हीं सिस्टम से जाति व्यवस्था जो है वो आती है, जिसको पोर्चुगीज़ लोगों ने कास्ट नाम के सिस्टम में जानना शुरू किया, और वहाँ से ये कास्ट टर्म जो है वो आता है। लेकिन कास्ट टर्म जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से ट्रांसलेट नहीं करता है, बट मोर और लेस इक्वल थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर आ जाता है। तो एनीवेज इस तरीके से 5वां वर्ण या अवर्ण जिसको हम कहते हैं दलित वर्ग, ये जन्म लेता है। तो ये कुछ सिस्टम जो है वो इंडियन वर्ण सिस्टम में पहले हुआ करता था। अब ये सिस्टम के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि फिर मेजर जो हमारे इंडिया में जो रिजर्वेशन दिया है, ताकि खास करके ऐसे लोग जो शूद्र हैं या दलित हैं जिनको पहले से ही कोई मौके नहीं मिले हैं उनको भी ऊपर की तरफ में लाया जाए। जो वीकर सेक्शन हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उनको भी हम लोग ऊपर लेकर के आए। इसलिए कास्ट के बेसिस पर हमारे कंट्री में रिजर्वेशन जो है वो लाया गया, जिसमें से आप सब लोग जानते होंगे। अगेन, आपने पिछला वीडियो अगर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया है, और उसी तरीके से अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं उनके लिए भी हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया हुआ है। ये रिजर्वेशन कितना कितना दिया है आप सबको पता होगा। शेड्यूल कास्ट जिनको हम दलित वर्ग कहते हैं, और मेजरली ये वर्ग हुआ करता था जो अनटचेबल्स थे, जिन
जिनके साथ में छुआछूत की प्रैक्टिस की जाती थी, ये बहुत ही अमानवीय प्रैक्टिस हुआ करती थी। इनको ऊपर लाने के लिए फिर हमने इनको 15% का रिजर्वेशन दिया। उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके अगेंस्ट में भी इस तरीके का व्यवहार किया गया था। सदियों से हम लोग हज़ारों सालों से ये करते आ रहे थे, इसलिए इनको 7.5% का हमने रिजर्वेशन दिया। ऐसे ही मंडल कमीशन, जो अगेन हमने पिछले वीडियो में देखा है, उनके कहने पर 27% आरक्षण ओबीसी एक ऐसा तबका था जो शूद्र वर्ण का हम लोग कह सकते हैं, जो अनटचेबल तो नहीं थे, जो ट्राइबल्स भी नहीं थे, लेकिन वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे। मतलब शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पीछे थे, आर्थिक दृष्टि से तो थे ही, बट आर्थिक ये शब्द कहीं पर यूज़ नहीं किया गया था। इसलिए ऐसे लगभग 52% पॉपुलेशन को मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन की डिमांड की थी, जो 1991 से आप सबको पता होगा कि इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। और उसके बाद में लास्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनके लिए रिसेंटली 2019 में 10% रिजर्वेशन लाया गया। तो ये रिजर्वेशन हम लाते क्यों हैं और इसके पीछे पर्पज़ क्या है? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल बन सकती है जब वहाँ पर सभी लोगों की इक्वल भागीदारी हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो और किसी भी फॉर्म का इकोनॉमी हो। हर तरफ में अगर हर किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कुछ लोग जो है वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। और डेमोक्रेसी में ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी वीकेस्ट डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितने आपके सबसे वीक लोग जो है वो स्ट्रांग होंगे। और इसलिए हम लोग एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन भी कह सकते हैं, ये सिस्टम हम लोग लेकर के आते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली इनके बीच में भी इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर एक फील्ड बनी हुई, एक ट्रैक बना हुआ है और उस ट्रैक में अगर आप उसेन बोल्ट को वहाँ पर खड़ा करते हो, उसके बाद में एक अपाहिज व्यक्ति जो पैरों से दुर्बल है, जो भाग नहीं सकता है तेज़ी से, उसको खड़ा करते हो, और एक आधे सामान्य व्यक्ति को अगर आप खड़ा करते हो, तो ऐसे सिस्टम में हमेशा उसेन बोल्ट की ही जीत होगी। और फिर आप कहोगे कि ये तो मेरिट के बेसिस पर हुआ है। सीधी सी बात है कि हर एक के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमेशा अलग अलग होते हैं, तो इनके लिए फिर हमको कुछ स्पेशल जो है वो एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ताकि ये भी समाज में आगे बढ़े, ये भी एक मानवीय तरीके से अपना ज़िंदगी जो है वो जी पाए। तो हम उसको कहते हैं लाइफ विद डिग्निटी। इसके लिए फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़, या जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, ये सिस्टम हम लोगों ने लाना शुरू किया। इसमें हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मार्जिनलाइज सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के, उनको एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और अलग अलग जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गई, इन सब में हम लोग देते हैं। ये हम लोग इसलिए लेकर के आते हैं ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन सदियों से चला आ रहा है, ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जो ब्लैक्स हैं यूएसए के, उनके अगेंस्ट में होता आया है। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं न्यूजीलैंड के, जिनके अगेंस्ट में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है कि भारत में भी दलित और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रहे हैं, उनके अगेंस्ट में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। तो इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है और आरक्षण जो है वहाँ से जन्म लेता है। तो दोस्तों, इसकी अगर इतिहास के बारे में हम लोग जाएं कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो जो छुआछूत जैसी अमानवीय जो प्रथाएं हैं वो हमारे देश में सदियों से चली आ रही थी, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया था। और इनको ऊपर लाने के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रयास 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले, तो महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके थ्रू होता है। इन्होंने सबसे पहले ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात कही थी, लेकिन अभी तक रिजर्वेशन दिया नहीं था। ये रिजर्वेशन देने का काम सबसे पहली बार 1902 में या 1902 में राजर्षि शाहू महाराज, जो कि कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो नॉन ब्राह्मण वर्ग है, बिकॉज उस समय का अगर हम एक डेटा देखें, फॉर एग्जांपल मद्रास प्रोविंस का अगर हम लोग डेटा देखें, तो मेजरली जो एजुकेटेड लोग हुआ करते थे वो सारे के सारे ब्राह्मण वर्ग को बिलोंग करते थे। तो ब्राह्मण वर्ग का पॉपुलेशन हार्डली 5% था, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में अगर हम देखें तो उनका जो वर्चस्व गवर्नमेंट जॉब्स पर या बाकी डिफरेंट जगह पर अगर हम देखें तो वो 80% से भी ज़्यादा हुआ करता था। तो इसलिए नॉन ब्राह्मण जो है तो 1902 में, तो ये मैं एक मद्रास का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जगह पर भी इसी तरीके से हुआ करता था। तो 1902 से राजर्षि शाहू महाराज के जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से रिजर्वेशन की प्रॉपर शुरुआत होती है। 1921 में मद्रास में जस्टिस पार्टी जो है उनकी सत्ता आ जाती है, और मद्रास प्रेसिडेंसी में फिर उन लोग लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन जो है वो खास करके दलितों के लिए और बाकी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो ये पहला एस्पेक्ट था जहाँ पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था। उसके बाद में एक
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं वो भी डिमांड करते हैं कि इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो हर तरफ में लाई जाए, और एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी बात जो है या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है, जो कि रिलीजन के बेसिस पर ऑलरेडी 1909 में हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब वो कास्ट के बेसिस पर भी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, तो उसको गांधी जी ने ऑब्वियसली अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो है वो हिंदुओं को इस तरीके से बंटने नहीं दे सकते हैं। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसमें बेसिकली आपके कम्युनिटी के लोग ही आपको वोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि गुटबाजी जो है बढ़ जाती है, और फिर अगर आपको पता है कि आपके लिए वोट करने वाले आपकी ही कम्युनिटी के लोग हैं तो इंक्लूसिवनेस नहीं होती है, और धीरे धीरे समाज टूटने लगता है, बिखरने लगता है, और समाज में एनिमोसिटी या दुश्मनी और ज़्यादा जो है बढ़ सकती है। इसको लेकर के गांधी जी काफ़ी नाराज़ थे। उनके बीच में और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में फिर एक पैक्ट होता है जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं 1932 का, जिसके अंदर में गांधी जी इस चीज़ का प्रॉमिस देते हैं कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगिए या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मत मांगिए, मैं इसके एवज में आपको डबल जो है वो रिजर्वेशन दिलवाने की कोशिश करता हूँ, कि जिसमें दलित जो वर्ग है उनके लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होंगी, लेकिन उसमें वोट करते समय में सारे तबके के लोग वोट करेंगे, सिर्फ दलित ही वोट उनके लिए नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये पूना पैक्ट जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। बट उसके बावजूद भी रामसे मैकडोनल्ड जो है वो इस तरीके से 1935 के पीरियड में इस तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो लेकर के आता है। इंडिपेंडेंस के बाद में हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ था कि हम लोग इस तरीके से स्पेशल प्रोविजन जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एज वेल एज जो दलित हैं और जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए हम लोग करेंगे। तो वो प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी, लेकिन 1954 में खास करके एजुकेशन और जॉब्स में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ जॉब और एजुकेशन में भी रिजर्वेशन के प्रावधान किए जाते हैं। बाद में फिर आप सबको पता होगा मंडल पॉलिटिक्स, और फिर 1991 में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसी के बाद में 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% रिजर्वेशन जो है वो आता है। तो ये थी कहानी हमारे रिजर्वेशन के इतिहास की। अब आगे चल के सीखते हैं कि ये एग्जैक्टली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के रिजर्वेशन की बात की है, और अगर की है तो फिर कौन कौन से आर्टिकल्स में इनका मेंशन जो है वो आप लोग देखोगे। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग 3 टाइप के रिजर्वेशन की बात देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो रिजर्वेशन है वो है पॉलिटिकल, दूसरा जो रिजर्वेशन है वो है जॉब में, और तीसरा जो रिजर्वेशन है वो है एजुकेशन में। पॉलिटिकल रिजर्वेशन आर्टिकल नंबर 330 और आर्टिकल नंबर 332 में मेंशन्ड है, जिसमें लोकसभा में कुछ सीटें 84 सीट्स फॉर एससी और 47 सीट्स फॉर एसटी, तो इस तरीके से रिजर्व्ड हैं। तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। इसका मतलब है कि कुछ सीटों पर सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी ही खड़े हो सकते हैं और वही इलेक्शन लड़ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उनको वोट करने के लिए सारे कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वोट नहीं करेंगे। और विधानसभा में इसी तरीके से 332 के अंडर में रिजर्वेशन दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एससी और एसटी को ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी को बिल्कुल भी इसके रिगार्ड में रिजर्वेशन नहीं मिला है, या ईडब्ल्यूएस को भी नहीं मिला है। देन बात करते हैं जॉब्स की। तो जॉब जो है वो आर्टिकल नंबर 16 के थ्रू गवर्नमेंट जितने भी जॉब्स हैं वो उसमें रिजर्वेशन जो दिया है, और उसमें रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको मिला हुआ है। लगभग ये टोटल रिजर्वेशन 59.5% तक के जाता है। और सिमिलरली एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आर्टिकल 15 के अंडर में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है। गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात नहीं की है, बिकॉज ये भी कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन हैं। तो ये जो मेन जो रिजर्वेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मेन जो सारा का सारा सिस्टम जो ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन सब रिजर्वेशंस की बात की गई थी। लेकिन जब हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी तो उसमें हमने वुमेन के लिए रिजर्वेशन अगेन जो है वो लोकल पंचायत हो गए हमारे या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, उसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। इसी के साथ में वहाँ पर एससी, एसटी एज वेल एज उनका जो भी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से, और स्टेट्स को ये आज़ादी दी है कि अगर उन लोग चाहते हैं तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन भी ला सकते हैं। इसी को लेकर के हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थे। बाकी हमको लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ इन 3 टाइप का ही है, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या फिर जॉब्स में।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये पेट्रोल पंप जैसी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर में भी रिजर्वेशन अप्लाई होता है, स्कॉलरशिप में भी ऐसे ही रिजर्वेशन होता है। इतना ही नहीं, जो बैंक्स हमको लोन देती है उसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में इन सब तबकों को लोन जो है वो दिया जाता है। हम लोग ये पूरा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि इन सभी लोगों को, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं उन सबको हम लोग साथ में लेकर के बढ़ सकें। जैसे फैमिली में कोई, अगर हमारे फैमिली में कोई वीक पर्सन हो भी तो उसके ऊपर में ज़्यादा अगर खर्चा हमें करना भी पड़े तो हमें दुख नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो हमारी फैमिली है। उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी इस तरीके का हम लोग जो सिस्टम बनाते हैं। बाय द वे, यहाँ पर बात आती है फिर दो रिजर्वेशन सिस्टम्स की, दैट इज़ वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब कि ये कॉलम आपका फिक्स्ड है, इसके अंदर में आपको इतना रिजर्वेशन जो है मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए प्रॉपर पूरा जो भी, अगर मान लीजिए 100 सीट्स हैं अगर किसी भी जॉब के लिए हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 100 सीट्स में से शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट्स रिजर्व होंगी, मतलब मिनिमम 15% एससीज जो है वो आएंगे ही आएंगे। एसटीज़ मिनिमम 7.5% आएंगे ही आएंगे। ओबीसीज मिनिमम 27% आएंगे ही आएंगे। ईडब्ल्यूएस मिनिमम 10% आएंगे ही आएंगे। और लास्ट कैटेगरी जो बनेगी वो होगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसके अंदर में 40.5% जो रिजर्वेशन है वो आपको इसके अंदर में मिलेगा। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो अब ये क्या है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो वर्टिकल रिजर्वेशन हमेशा कास्ट के बेसिस पर आपको मिलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो आपका अगेन एक दूसरा और एक पैरामीटर ऐड करके आपको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ओबीसीज के अंदर में जो वुमेन हैं उनको 30% रिजर्वेशन देना, कि जितने भी ओबीसी आएंगे, जो 27% जो ओबीसीज हैं उनके अंदर में अगर हम 30% वुमेन की अगर हम बात करें तो लगभग 8 वुमेन जो हैं वो आएंगी। तो ओबीसी में 8 वुमेन का आना कंपलसरी, तो दैट विल बिकम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। उसी तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए एक 3% का रिजर्वेशन देना ओबीसी के अंदर में अगेन, या इसी तरीके से अगेन कोई ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन देना ओबीसी के सेक्शन के अंदर में ही, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। मज़े की बात यह है कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर अंदर में आता है। मतलब क्या है, मतलब एससीज के अंदर में 30% रिजर्वेशन वुमन को हो, एसटीज़ के अंदर में 30% रिजर्वेशन वुमन को हो, ओबीसीज के अंदर 30% रिजर्वेशन वुमन को हो, और ईडब्ल्यूएस के अंदर में 30% रिजर्वेशन वुमन को हो। फिलहाल में हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन ही ऑल इंडिया लेवल पर लगाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो यहाँ पर 30% रिजर्वेशन जो है वो वुमन को हर एक कैटेगरी में दिया हुआ है। जैसे कि जो ओबीसीज हैं उसके अंदर में 30% वुमन जो है उनको आप लोगे ही लोगे, और ऐसे ही अन्य स्टेट ने भी करके रखा है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन ध्यान रखिएगा कास्ट के बेसिस पर आपको मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक कास्ट सिस्टम के अंदर में विद इन में भी जो ओबीसी वुमन होगी या एससी वुमन होगी या पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी भी हो सकता है और अनरिजर्व भी हो सकता है, तो उनका अलग अलग जो है वो सेक्शन बनेगा। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन में एक और जो है वो एंगल आता है, और वो एंगल कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग जो हैं जो एससी कम्युनिटी के हैं, एसटी कम्युनिटी के हैं, ओबीसी के हैं, अगर ये इनको जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर वो अपने मेरिट के बेसिस पर टॉप 100 में, मतलब 100 में अगर टॉप 1 में, 2 में या 3 में वगैरह आ भी जाते हैं मान लीजिए, और अगर वो चाहते हैं कि उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के तौर पर अगर ट्रीट किया जाए तो उनको अनरिजर्व्ड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब है कि एससी का पॉपुलेशन जो टोटल जो 100 सीट्स हैं उसमें 15% से ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज अनरिजर्व्ड वर्टिकल रिजर्वेशन का एक और मतलब ये बनता है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनरल कैटेगरी के लिए या जो नॉन रिजर्व्ड है उन लोगों के लिए ही सिर्फ रिजर्व्ड है। इसके अंदर में एससी एसटी ओबीसी भी कॉम्पीट कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल जो है वो इसके अंदर में आता है। तो गाइज आई होप आपको वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ये दो सिस्टम जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। अगली बात अगर हम लोग करें कि अभी ये जो भी सिस्टम सारा का सारा जो बना हुआ है वो किसके बेसिस पर बना हुआ है और क्या ये जस्टिफाइड है, क्या लोगों का कहना है क्या इनको इतना रिजर्वेशन देना जो वो सही है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 1931 का हुआ था, और 1931 के सेंसस के बेसिस पर ये जो भी रिजर्वेशन जो है वो दिए हुए हैं। और अब
कुछ लोगों का मानना है कि हमने लेटेस्ट जो है वो कास्ट सेंसस करना चाहिए और कास्ट सेंसस का डेटा जो है रिलीज़ करना चाहिए। तो एक्चुअल में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ भी था, उसका प्रोविजनल डेटा जो है वो रिलीज़ किया गया था, उसका फाइनल डेटा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं रिलीज़ किया। बट ऐसा मानना है कि उसको इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनका पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ चुका है और कहीं ये डिमांड ना है कि और रिजर्वेशन जो है उनको दिया जाए, इसके चलते गवर्नमेंट जो है इसको रिलीज़ नहीं कर रही है। शेड्यूल कास्ट अब लगभग उनका पॉपुलेशन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से 15% से बढ़ करके 18.5% तक जा चुका है। शेड्यूल ट्राइब का वही 11% तक जा चुका है और बाकी ओबीसी का उन्होंने कोई भी डेटा नहीं दिया था। तो लगभग ऐसा मानते हैं कि बाकी सारा जो पॉपुलेशन है वो 68.5% है और उसमें से भी ओबीसी का प्रोपोर्शन, अब कुछ लोग, अब ये सारी सिर्फ बातें चल रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बढ़ गया है 52 से 55 56 हो गया है और कुछ लोगों को कहना है नहीं वो 42 पर आ चुका है, लेकिन वो तो अब गवर्नमेंट ही जाने बिकॉज उन्होंने कोई डेटा जो है वो अभी तक फाइनल रिलीज़ नहीं किया हुआ है। तो ये जो है वो कुछ बातें जो हैं वो अपनी आती हैं। अब लोगों का कहना है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है, ये अफर्मेटिव एक्शन का जो सिस्टम है, ये सिर्फ इंडिया में ही है। बट ऐसा है क्या? आंसर इज़ नो। ध्यान रखिए, कोई भी एक डेवलप्ड नेशन जो है वो हमेशा चाहेगा कि उनकी डेमोक्रेसी हमेशा पार्टिसिपेटिव रहे और उसके चलते बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यूएसए में जॉब और एजुकेशन में ब्लैक्स हो गए, एशियन हो गए या वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन अमेरिकन जो हुआ करती थी उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा हुआ है। इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज़ को कहा जाता है, उन लोग जो है वो रिजर्व नहीं करते हैं सीट्स, रैदर उन लोगों को गवर्नमेंट जो है कुछ पे करती है या गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे हमारे कंट्री में कोटा सिस्टम है वैसा उनके यहाँ पर भी कोटा सिस्टम होता है, वैसा नहीं है। रैदर उनको प्रमोट किया जाता है कि आप अगर ब्लैक्स को अपने कंपनी में अगर जॉब दोगे तो आपको मे बी हम लोग इतना इतना पैसा देंगे या आपको इतना टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाता है अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू। न्यूजीलैंड में माओरी पॉपुलेशन जो वहाँ की लोकल ट्राइब थी या पॉलिनेशियन डिसेंट के जो लोग हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का सिस्टम किया हुआ है। इंडोनेशिया में अगर आप लोग देखो तो जो पपुअन्स हैं उनके लिए एजुकेशन में, गवर्नमेंट सिविल सिलेक्शंस में, पुलिस में, आर्मी में सिलेक्शन में अफर्मेटिव एक्शन हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से सर्बिया जैसी यूरोपियन कंट्री में भी हम देखते हैं कि रोमा जो नेशनल माइनॉरिटी है वहाँ की, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की प्रोविजंस जो है वो करके रखी हुई है। तो यही बात जो है वो आती है कि अफर्मेटिव एक्शन से आप लोग इक्वालिटी से इक्विटी की तरफ में जाते हैं, जो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि सभी लोगों को जो है वो फुटबॉल मैच जो आप सब ने अभी देखा ही होगा और आप सब ने अर्जेंटीना की जो विक्ट्री है वो आपने एंजॉय की ही होगी, वो तभी आप लोग सब एंजॉय कर पाओगे जब सबको इक्विटी जो है वो हम लोग दे पाएँ। तो एनीवेज ये अफर्मेटिव एक्शन इस तरीके से दिया जाता है। अब बात आती है इस वीडियो के मेन क्वेश्चन पर कि रिजर्वेशन क्या अच्छा है या बुरा है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में हमेशा तलवारें खिंच जाती हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है, लेकिन हमको एक सतर्क नागरिक के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर बस बोथ साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। फेवर में जो लोग इसके बारे में बात करते हैं कि रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए, सीधी सी बात करते हैं कि ये इंक्लूसिव हो जाते हैं, हमारा समाज जो है वो इंक्लूसिव हो जाता है। कोई भी सिर्फ एक तबके के लोग जो हैं, बिकॉज देखिए आपकी योग्यताएं, आपका जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो क्षमताएं हैं वो सारी की सारी आपकी नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसमें समाज का भी रोल होता है। आपको जिस तरीके की शिक्षा मिली, आपको जिस तरीके का सारा एटमॉस्फेयर मिला है, उसके बेसिस पर तो नेचर वर्सेस नेचर का जो एक डाइकोटॉमी आता है, एक डायलॉग आता है, उससे आपको आपकी योग्यताएं मिलती हैं। तो आपकी योग्यताओं में पूरी की पूरी आपकी ही भागीदारी नहीं होती, समाज की भी होती है। तो इसीलिए अगर समाज को इंक्लूसिव बनाना है तो हम लोगों ने एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन सभी समाज का देना चाहिए। अगर 15% हमारे यहाँ पर अगर एससीज़ हैं तो उनका 15% रिजर्वेशन हर जगह पर हो तो इंक्लूसिव उनको भी फील होगा। फिर यही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की सही निशानी है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं उनको हम लोग करेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, इससे जो बैकवर्ड कास्ट है उनका भी एडवांसमेंट होगा, उन लोग भी आगे जा पाएंगे, उनको भी मौका मिलेगा कि उन लोग भी दुनिया की नई नई चीज़ों को ट्राई कर पाएँ। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग लेकर के आते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि एक नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। आप लोग अगर एग्जाम्पल देखें कभी पाकिस्तान का, या फिर आप लोग कभी एग्जाम्पल देखें श्रीलंका का या नेपाल का, आप देखोगे कि वहाँ पर अभी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइट जो है वो चलते रहती है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी समाज जो है वो इंक्लूसिव नहीं बन पाया है। जैसे तमिलियंस के अगेंस्ट में आज भी श्रीलंका जो है वो एट्रॉसिटीज़ करे जा रही है, उनको इंक्लूड नहीं कर रही है। पाकिस्तान तो
जो भाषा के बेसिस पर जो पूरा का पूरा अलग ही हो गया और बांग्लादेश उसका एक अलग नेशन ही बन गया, ये कहीं ना कहीं इंडिया में नहीं हुआ है। उसके पीछे रीज़न है इस तरीके से सभी लोगों को सही तरीके से समावेशिक हमने बनाया है, तो सभी लोगों का फेथ है स्टेट में, क्योंकि वो खुद भी पावर जो है वो एंजॉय करते हैं। और एक कल्याणकारी राज्य के होने के नाते ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम लोग जो है वो नेशन बिल्डिंग के लिए इस तरीके के सिस्टम जो है, जो दबे कुचले वर्ग हैं जिनका हिस्टोरिकली शोषण किया जा रहा था, उनके लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाए। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, जैसे कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट में जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये मेरिट के अगेंस्ट में जाता है, कि कोई एक ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट था तो उसके जो है वो चांसेस वहाँ से हट जाते हैं। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक नॉलेज इकोनॉमी बनते जा रही है, लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आते जा रहे हैं, उसमें अगर हम लोग इस तरीके से अगर मेरिट को प्रावधान नहीं देंगे तो हम लोग पीछे न रह जाए कहीं। फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये मेरिट के अगेंस्ट में इसलिए भी है क्योंकि ये जो सारा का सारा सिस्टम जो लाया गया था, इसमें सच में अंडर प्रिविलेज जो चाइल्ड है उनके लिए सिस्टम लाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रिविलेज चाइल्ड होते हैं, जिनको एक ओपन कैटेगरी का जो या जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो बंदा होगा या बंदी होगी, उसके ही इक्वल के जो है वो राइट्स उनको मिलते हैं, उनको वैसा ही एजुकेशन मिला है, बट उनको घर में इनकम भी उतनी है, उनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी उनको इस तरीके से रिजर्वेशन देना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। इस तरीके की आर्ग्यूमेंट आती है। प्लस इनका कहना है कि ये जो है वो कास्ट सिस्टम को जो हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं हमारे समाज में, वो तो उसको आप परपेचुअल बेसिस पर आप अनंत पीरियड के लिए आगे लेकर के जा रहे हो। इसी के अलावा जो नैरो पॉलिटिकल एंड्स हैं वो भी मीट करने के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के लिए ही आप लोग जो है गेम खेल रहे हो, इस तरीके की आर्ग्यूमेंट जो की जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो आती है वो ये है कि वी वर नॉट द एक्सप्लॉइटर। हमने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं, हम तो पूरी तरीके से समाज में उनको समावेश करना चाहते हैं। तो फिर अगर हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, अगर उन लोगों ने अत्याचार किया तो उसकी सज़ा हमें क्यों मिले, इस तरीके के कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि ये सिस्टम जो है वो अभी भी हेल्पफुल है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि इवन लोग जो हैं वो IPS बन जाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ गांव में उनको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप नीचे ही उतर कर जाइए। जब तक इस तरीके का सिस्टम अभी भी कास्ट सिस्टम अगर प्रेजेंट है, तो रिजर्वेशन जैसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चीज़ों को हमको लेकर के आना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो है इसको हम सभी लोगों को जो है वो समाज में सही तरीके से रख सकें। इसमें ऐसा है नहीं कि कोई बदलाव की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, सजेशंस बिल्कुल हैं। जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, जो मैंने अगेन मंडल कमीशन के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वही क्रीमी लेयर का कंसेप्ट में भी हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो हाई रैंकिंग फैमिलीज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिनकी अच्छी खासी इनकम है, मे भी हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। फेयर एंड प्रैक्टिकल वेज जो है वो हमने ढूंढने चाहिए ताकि नीडी पर्सन को रिजर्वेशन मिले। इतना ही नहीं, हमने जो है वो जो ट्रूली मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से एकदम करप्शन लेस सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, जिससे जो सच में इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है उन लोगों को हम लोग रिजर्वेशन दें। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल लेकर के आने की ज़रूरत है ताकि ये सही बदलाव हम करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अवेयरनेस जनरेशन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है उनके लिए भी और जिनको मिला हुआ है उनके लिए भी हमें देने की ज़रूरत है, ताकि समाज में हमारी एकता बनी रहे और हम समझ पाएँ कि रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस हम लोग क्यों लेकर के आए हैं। तो ये अच्छा है या बुरा है, ये सब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। देखिए, आग जो है उससे आप घर भी जला सकते हो, उससे आप खाना भी पका सकते हो। उसी तरीके से रिजर्वेशन जो है वो अच्छे के लिए हम लोग लेकर के आए हैं, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ होता है तो उसको अपने को वो लूप होल्स को हमको प्लग करने की ज़रूरत है और कुछ बदलाव ज़रूर हमने इसके अंदर में लाने चाहिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिजर्वेशन सिस्टम ने लोगों की जो दबे कुचले जो वर्ग हैं उनको अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। लेकिन आजकल हम लोग एक नया ही ट्रेंड देखते जा रहे हैं, और वो नया ट्रेंड ये है कि आजकल हर कोई जो है अपने आप को बैकवर्ड कास्ट कहने के लिए प्रूव कर रहा है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि हर कोई कहता था कि हम अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। आजकल रेस जो है थोड़ी बॉटम की तरफ में जा रही है, और इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन बाकी सब लोगों के लिए भी है कि वी डोंट हैव टू फॉरगेट दिस, दैट व्हेन मोर पीपल एस्पायर फॉर बैकवर्डनेस रादर देन फॉरवर्डनेस, तो फिर कंट्री जो है वो स्टैग्नेट होगा और कहीं ना कहीं पीछे की तरफ में जाएगा। इसको हमको रोकने की ज़रूरत है। यही एक लास्ट मैसेज है, और हम सब ने आगे की दिशा में बढ़ना चाहिए, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, और इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपने क्या सीखा है, और अगर आपको भी इसमें कुछ सजेशंस देने हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि ये
क्या और सजेशंस हम लोग लेकर के आ सकते हैं। इसी के साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ये हमें मोटिवेट करेगा इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए। मिलेंगे अगले इसी ऐसे ही किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।